जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हो? कैसे हैं आप सभी? चलिए। मस्त है भाई, मस्त है। सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए, ज़रूरी अनाउंसमेंट है। ठीक है, और आप लोगों के एक समस्या का समाधान हमने किया है। वो ज़रूरी बात है जो कि बतानी है। पहली बात देखिए, जैसे क्या होता था कि ऑफलाइन से जैसे मेरी क्लासेस ख़त्म होती थी तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन के लिए क्लासेस शुरू कर देता था। लेकिन फिर बीच बीच में बहुत सारे सीरियस केस आने शुरू हो गए ऑफलाइन में। ठीक है, तो मुझे लगा कभी एक दिन का प्रॉब्लम है, 2 दिन का प्रॉब्लम है, 3 दिन का प्रॉब्लम है, तो चलो बच्चा कोई आ गया कि सर अलीगढ़ से आए हैं, यहाँ से आए हैं, इटावा से आए हैं, सर मिलना है, स्ट्रेटजी बना दीजिए। अब उन बच्चों के चक्कर में ना हमारा खाना हो पा रहा था, ना हमारी क्लास हो पा रही थी। ठीक है, कभी 10 मिनट लेट हो जाता था, कभी 15 मिनट लेट हो जाता था। 4 की क्लास कभी 4:15 लग गई, कभी 4:10 लग गई। और मुझे लगा कि 1-2 दिन की प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसी है कि सॉल्व ही नहीं हो सकती है। तो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया कि मैंने 1 घंटे अलग से निकाल दिए हैं। ठीक है, जैसे मेरी क्लास वहाँ 2:30 बजे ख़त्म हो जाती, 3 बजे ख़त्म हो जाती है, तो 3 से 4 मैं आराम से उनके डाउट लूँगा। जो भी समस्या होगी वो मैं करूँगा। ठीक है, और 4 से 4:30 मुझे वहाँ से यहाँ तक आने में लग जाएगा। उसके बाद आराम से आज से आपकी क्लास जो है वो 4:30 चला करेगी। ठीक है, तो इसके कारण अब आप लोग की क्लास कभी आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसा नहीं रहेगा कि रीशेड्यूल हो रहा है क्लास और उससे आपको परेशानी हो रही है। कई बार ऐसा हो जाता था कि उनकी वजह से आपकी क्लासेस को कैंसिल करना पड़ जाता था, लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि बहुत प्रॉपर टाइम उन्हें दे दिया है। तो आज से जो नई टाइमिंग है आप लोगों की वो ऐसा है कि 4:30 बजे से आप लोगों की फिक्स टाइमिंग मैंने कर दी है। यानी जो 4 बजे की क्लास है आप लोगों की, आज से 4:30 से लगा करेगी। रोज की टाइमिंग जो रहेगी वो मेरे भाई 4:30 होगी। ठीक है, इससे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा और टाइमली क्लास लगकर टाइमली सिलेबस भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो पिछली क्लास में कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 पर थे। ठीक है, लव यू भाई, लव यू लव यू लव यू। ठीक है, तो 4:30 से क्लास लगेगी। परेशान मत होइएगा, इंक्वायरी टीम को बार बार फ़ोन करके परेशान मत करिएगा। फिक्स कर दी आप लोगों की टाइमिंग, अब से 4:30 होगी। ठीक है, आ जाइए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है ज़रा वो देखिए। कहा गया है कि एन ऑब्ट्यूज एंगल मेड बाय द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस with other pair of parallel side of 150 degree. If the perpendicular distance between the two parallel side is 20 centimeter, what is the length of side RQ? एक समानांतर चतुर्भुज PQRS की एक भुजा द्वारा समानांतर भुजाओं के दूसरे युग्म के साथ बनाया गया अधिक कोण 150 डिग्री है। यदि इन समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 20 सेंटीमीटर है तो भुजा RQ की लंबाई क्या होगी? ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं। क्या बोला गया है, क्या है सवाल। तो देखो आपके पास एक क्या है, तो एक ऑब्ट्यूज एंगल, एक आपका पैरेललोग्राम है। तो ये मान लीजिए कि आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया मेरे भाई। ये समानांतर चतुर्भुज हो गया। तो एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस की एक भुजा द्वारा समांतर भुजाओं के दूसरे युग्म के साथ बनाया गया अधिक कोण 150 है। कहने का मतलब जो इसकी एक भुजा है वो दूसरे भुजा के साथ कितने का कोण बना रही है, तो एक भुजा मेरे भाई दूसरे भुजा के साथ 150 का कोण बना रही है। ये आपका 90 से कम होगा और ये आपका 90 से ज़्यादा होगा। यानी ये कोण आपका कितना है, तो ये कोण आपका 150 का है। समझ गए? उसके बाद हमसे क्या कहा गया है, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल लाइन, यानी यहाँ पर इन दोनों भुजाओं के बीच में, ठीक है, यानी ये जो दोनों भुजा है, ये जो दोनों पैरेलल लाइन है, इनके बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो हमारा मान है, ठीक है, इफ़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन इज 20 सेंटीमीटर, ये दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मान 20 है। तो हमसे यहाँ पर कहा गया, देखो ये P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया। ठीक है, तो हमसे यहाँ कहा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड RQ। तो हमें यहाँ पर R और Q की जो लंबाई है वो हमें बताइए, RQ की लंबाई कितनी होगी। बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो मेरे भाई ये हमारा 150 डिग्री है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू हमारी 30 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अमृत कुमार कह रहे हैं लव यू सर।
लव यू भाई, लव यू। ठीक है, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा, आपको यहाँ पर राइट एंगल का रेशियो का पता होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने एक पैरेललोग्राम दिया, एक पैरेललोग्राम का एक कोण इन्होंने बता दिया, उसका यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर बता दिया और बोला आर क्यू का मान बताओ। तो मेरे भाई जो आर क्यू का मान होगा वही हमारा पी एस का भी मान होगा। तो आर क्यू का मान बताने से बेहतर हम किसका मान बताएं, पी एस का मान बताएं। अब पी एस वाले केस में अगर हम यहाँ पर चलते हैं, जैसे मानो ये एक्स नाम का पॉइंट है, तो इस वाले ट्रायंगल में अगर हम रेड वाले में बात करेंगे यहाँ पे, तो रेड वाले केस में हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे सर ये रेड वाला जो ट्रायंगल है ना, तो ये एंगल हमारा 90 है, तो इधर भी हमारा कितना होगा 90। ये 90 है और ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 60 हो जाएगा। यानी थोड़ा सा जूम करके अगर हम देखें तो ये हमारा कितना है मेरे भाई, तो 30 है, जो कि ये एंगल P है। ठीक है, ये हमारा x है जहाँ पर 90 का कोण है, और ये जो हमारा s है वो हमारा कितने का हो जाएगा, 60। राइट एंगल ट्रायंगल में ये 30 60 90 का एक बड़ा ही प्यारा जो है वो रेशियो बनता है, और रेशियो ये बनता है कि 60 के सामने कितना हो जाता है, √3, 30 के सामने कितना होता है 1, और 90 के सामने कितना होता है, तो 2 होता है। समझ गए मेरी बातों को, ये रेशियो आपको याद रखना है कि इसके सामने 1, इसके सामने √3 और इसके सामने 2 हो जाता है मेरे भाई। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि 60 के सामने कितना होगा, तो 60 के सामने √3, 30 के सामने कितना होगा 1, और 90 के सामने होगा 2। तो अगर 1 का मान हमारा 20 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान हमारा 40 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी 40। और अगर इसकी वैल्यू 40 होगी तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए, बहुत शानदार। चाहत, समरजीत, बहुत अच्छे भाई। कोई दिक्कत की बात, चलिए बहुत अच्छे। तो 90 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया। 90 के सामने 2 यूनिट होता है, 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने एक की वैल्यू, इसी एक का मान हमारा 20 दिया गया, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। सर 150 एंगल पर ही क्यों लिया, ठीक है मेरे भाई, देखो ये एंगल है ना 150, आप भाई कंस्ट्रक्शन समझिए ना, मैंने इसको 150 क्यों नहीं माना, क्योंकि यार कभी ऐसा होता है कि ये एंगल आपका 150 बने, ये आपका ऑब्ट्यूज सॉरी ये आपका एक्यूट एंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है। 90 डिग्री जो होता है वो एकदम सीधा बनता है, 90 से थोड़ा सा अंदर की तरफ बनाओगे तो कम बनेगा, 90 से थोड़ा सा ज़्यादा बनाओगे तो ज़्यादा बनेगा। आपको पता है कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में 90 से कम वाला कोण ये होता है और 90 से ज़्यादा वाला कोण ये होता है, यानी जो फैला हुआ है वो 90 से ज़्यादा होगा और जो सिकड़ा हुआ है वो 90 से कम होगा। मुझे 150 डिग्री बोलना था, तो 150 डिग्री के लिए मुझे यहाँ पर इन दोनों में मुझे इसको 150 डिग्री बोलना था और इसको कितना बोलना था, 30 बोलना था मेरे भाई। ठीक है, समझ गए मेरी बात को यहाँ पे। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हमसे क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया इन द फिगर गिवन बिलो m इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड CD ऑफ ए पैरेललोग्राम। m जो है वो हमारा क्या है, मिड पॉइंट है किसका, तो CD का, यानी ये इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, ये इसका क्या है मेरे भाई, तो मध्य बिंदु है CD ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। तो क्वेश्चन में देखो ये हमारा ABC और D एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। इस पैरेललोग्राम में क्या किया गया, इस लाइन को यहाँ खींचा गया है और यहाँ से यह एक लाइन बनाया गया, दोनों को मिलाया गया N पे। ये हमारा डायगोनल नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। फिर बोला गया भैया ये जो M है ना तुम्हारा मध्य बिंदु है, तो तुम O से लेकर N तक और O से लेकर B तक हमें क्या बताओ, तो हमें रेशियो बताओ। O से लेकर N तक और O से लेकर क्या तक, B तक हमें क्या बताओ, रेशियो बताओ। हमने कहा हम बिल्कुल बताएंगे भाई, कौन सी बड़ी बात है। अब आप यहाँ समझिए, तो उसके पहले आपको छोटी सी बात को ध्यान देना होगा, और वो क्या ध्यान देना होगा, तो समझिए। जैसे मान लीजिए आप इस ट्रायंगल पर फोकस करिए, ठीक है, आपको एकदम गणित सीख लेना है अच्छे तरीके से। आप यहाँ पर पढ़िए तो आप बोलेंगे सर ये हमारा एक छोटू ट्रायंगल हो गया और यहाँ पर ये हमारा एक छोटू ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये छोटू छोटू दोनों ट्रायंगल में, तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, क्योंकि ये भुजा अगर इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल हमारे इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये अल्फा है तो ये हमारा अल्फा हो जाएगा, ये हमारा बीटा है तो ये हमारा बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये गामा है तो ये हमारा गामा हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, अल्फा अल्फा, बीटा बीटा, गामा गामा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात यहाँ, यानी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे तो उस केस में आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। साइड का रेशियो जरा मुझे बताइए यहाँ पे।
ठीक है, कि साइड का रेशियो कैसे हिसाब किताब बनेगा। तो आप बोलेंगे सर देखिए ये पूरा का पूरा पैरेललोग्राम है, मान लीजिए कि ये हमारा साइड 2 यूनिट है और ये हमारा मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये 1 यूनिट हो जाएगा और इसका मतलब ये 1 यूनिट हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को? यहाँ पर कितने हो जाएंगे? तो 1 1 यूनिट हो जाएंगे। तो ये पूरा 2 यूनिट था, उस 2 यूनिट में ये 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा? हमने सीखा कि बेटा तुम दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर तो हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारी भुजाओं का अनुपात 2:1 है, यानी इसकी हर एक भुजा अगर 2 यूनिट होगी तो इसकी हर एक भुजा 1 यूनिट होगी। यानी अगर इसके बीटा के सामने भी अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 यूनिट है तो मेरे भाई इसके बीटा के सामने कितना होगा? 1 यूनिट होगा। इसके अल्फा के सामने अगर 2 है तो इसके अल्फा के सामने 1 होगा। बस हमें यही चाहिए था, मैं समझा रहा था बस आपको, बाकी चीज़ों से और कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने प्रॉपर तरीके से देखा कि सर क्या सीन है क्या सीन नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर इस वाले एंगल के सामने अगर 2 है और इसके इस एंगल के सामने 1 है तो मेरे भाई इसके अल्फा के सामने 2 होगा और इसके अल्फा के सामने 1 होगा। अब ये हमारा किस किस ट्रायंगल से पता चला? इन दोनों ट्रायंगल से पता चला। यहाँ तक कोई डाउट है भाई? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम लोग अपना लेकर चलते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या है? अगला स्टेप आपको फोकस करना है ये बड़े वाले ट्रायंगल पे। जी हाँ बिल्कुल, ये हरा वाला ट्रायंगल जो हम बना रहे हैं, एकदम यहाँ से उठकर आया है, ठीक है, फिर यहाँ से उठकर गया है, ठीक, और फिर मेरे भाई ये आ गया पूरा का पूरा। अब इस ट्रायंगल में सिर्फ हरा वाला पार्ट पे फोकस करो। आपने पढ़ा है ना प्रॉपर तरीके से कि अगर कोई ऐसा हम ट्रायंगल बनाते हैं और ये रेखा अगर मान लीजिए डीएम हमारा मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो मतलब इसका छोटा वाला पार्ट 1 होता है, पूरा पार्ट कितना होता है? 2 होता है, या पूरे पार्ट का ये आधा होता है। समझ गए? या आप ऐसा भी कह सकते हैं सर ये 1 और 1 के रेशियो में बटा होता है। तो हमने कहा कि देखिए इस पूरे ट्रायंगल में ये वाली रेखा इस वाली रेखा के पैरेलल है एंड m इज द मिड पॉइंट। m इज द मिड पॉइंट यहाँ पे। समझ गए इस बात को? m हमारा क्या है? तो मिड पॉइंट है, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन में हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे कि m अगर हमारा मिड पॉइंट है तो हम आगे सवाल कैसे बनाएंगे। तो हमने कहा सर ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल भी हमारे क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अब सिमिलर हो जाएंगे तो ये वाली लंबाई हमारी कितनी है? पूरी की पूरी 3 है, तो यहाँ से यहाँ भी हमारा कितना आ जाएगा सर? 3 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को आप? यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो पूरा का पूरा 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? O से लेकर N, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? O से लेकर B। तो मुझे बताओ यहाँ पर O से लेकर N कितना हो जाएगा? तो 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा, और O से लेकर B हमारा कितना हो जाएगा? 2। काटेंगे तो 2:1 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ये हमारा सही उत्तर है, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते ना कि ANO कॉन्ग्रुएंट है BCM के। ऐसा आपको किसने कह दिया कि ANO जो है वो कॉन्ग्रुएंट है BCM के? ऐसा नहीं कह सकते भाई, ठीक है। आप यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये सेकंड वाला पार्ट समझ में नहीं आया तो आप इसको इस तरीके से भी लेके चल सकते हैं कि ये पूरा ट्रायंगल आप ना लेके देखिए। आपको इतना तो पता चल गया बहुत अच्छे तरीके से कि ये वैल्यू अगर 2 है तो ये वैल्यू हमारी 1 है। उसी तरीके से अगर ये साइड 2 है तो ये वाली साइड हमारी कितनी है? 1 है, ठीक है। ये वाली साइड अगर मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब आप दूसरा तरीका भी आप सिमिलैरिटी लगाना चाहें तो आप ऐसे भी सिमिलैरिटी लगा सकते हैं। किस वाले पार्ट में लगा सकते हैं? तो आप यहाँ पर इस वाले पार्ट में लगा लीजिए। अगर आपको सॉल्व ही करना है तो आप इस वाले पार्ट में लगा लीजिए। आप ये दोनों ट्रायंगल में आमने सामने सिमिलैरिटी लगा लीजिए, समरूपता लगा लीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर ये देखिए ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, यानी अल्फा अल्फा बराबर हो जाएगा। उसके बाद ये वाली रेखा और ये वाली रेखा पैरेलल है, तो पैरेलल है तो मेरे भाई ये दोनों एंगल जो हो जाएगा वो क्या हो? एक सेकंड, हाँ ठीक है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों के दोनों पैरेलल है। तो अगर ये मेरे भाई दोनों के दोनों पैरेलल है तो ये वाला एंगल अगर मान लीजिए बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा हमारा हो जाएगा। फिर ये एंगल बच गया गामा, तो यहाँ पर जो है ये हम कह सकते हैं कि सर अगर ये हमारा गामा है तो ये भी हमारा गामा हो जाएगा। हम ऐसे भी इनको सिमिलर साबित कर सकते हैं, क्योंकि पहले में हमने क्या लिया? इन दो लोगों को लिया। इन दो लोगों के लेने पे पता क्या चला कि M इज़ द मिड पॉइंट। M मिड पॉइंट है, यानी अगर ये 2 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा तो मेरे भाई
कितना हो जाएगा 1, ये 2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमने सीखा ना कि हर एक पॉइंट पे हमने अच्छे तरीके से सीखा कि तुम 2 हो तो मैं 1 हूँ, तुम 2 हो तो मैं 1 हूँ, यानी ये 2 है तो ये कितना है 1 है। अब उसके बाद मैंने यहाँ आमने सामने अपोजिट पे ले लिया, इसमें कोई दिक्कत की बात, ये दोनों अपोजिट में ले लिया तो ये भी हमारे दोनों सिमिलर आ गए। अब इसमें सिमिलर आ गया तो आप अच्छे से देखो, जैसे यहाँ गामा के सामने कितना यूनिट है तो 1 यूनिट है, और यहाँ गामा के सामने कितना है तो 2 यूनिट है। तो उसी आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके बीटा के देखो यहाँ गामा के सामने जो है और इसके गामा के सामने इसी का 2 गुना है। तो उसी तरीके से यहाँ पर इसके बीटा के सामने कितना है तो इसके बीटा के सामने 2 है मेरे भाई, तो इसके बीटा के सामने कितना हो जाएगा ये देखो इसके बीटा के सामने 2 है तो इसके बीटा के सामने उसका 2 गुना, यानी ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया था, ON की वैल्यू हमने 4 लिख दी थी, ठीक है, और यहाँ OB की वैल्यू कितनी लिख दी थी 2 लिख दी थी। हम ऐसा भी कह सकते हैं, समझ गए? कोई दिक्कत की बात? अनुराग कहते हैं, देखता हूँ बताता हूँ। अनुराग कहते हैं कि आप इन क्वेश्चन को कहाँ से लाए हैं, प्रॉपर्टी के हिसाब से एक भी नहीं बन रहा है जैसे एग्जाम्पल बने। देखिए अनुराग जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो हमने आपको एग्जाम्पल में करवा दिया, अब एग्जाम्पल के बाद भी कई ऐसे पार्ट रह जाते हैं जो मुझे बताना होता है, ठीक है, तो इसीलिए उन क्वेश्चंस उन सभी सवालों को मैं यहाँ पर एक्सरसाइज में डाल देता हूँ ताकि यहाँ पर एक्सरसाइज में वो पार्ट हम आपका कंप्लीट करवा सकें। एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को मुझे क्लियर करना था तो वो हो गया। अब ये पूरा का पूरा खेल ही सिमिलैरिटी का है, लेकिन मैंने पैरेललोग्राम में क्यों करवाया, क्योंकि जब हम आपको ट्रायंगल पढ़ा रहे थे ना तो वो सिमिलैरिटी ट्रायंगल में कैसे लगती है हमने वहाँ पर वो सिखा दिया आपको, लेकिन पैरेललोग्राम के अंदर भी मेरे भाई सिमिलैरिटी लगती है, ये आपको पैरेललोग्राम पर ही पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। तो ऐसा नहीं था, देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में हमने आपको क्या सिखाया कि डायगोनल के साथ रिलेशन कैसे होता है, एंगल के साथ रिलेशन कैसे होता है, साइड के साथ रिलेशन कैसे होता है, लेकिन प्रॉपर्टी में या एग्जाम्पल में या थ्योरी में हम आपको थोड़ी बताएंगे पैरेललोग्राम में सिमिलैरिटी कैसे लगती है। वो तो मेरे भाई हम यहाँ पर आपको जो है, ठीक है, वो तो मेरे भाई यहाँ पर हम आपको कैसे बताएंगे, तो वो हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे, क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगला सवाल देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में एक भुजा AB का मान 24 है, दूसरी भुजा AD का मान 16 है, AB और DC के बीच की दूरी इतनी है तो AD और BC के बीच की दूरी कितनी होगी। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एक पैरेललोग्राम है तो आप एक पैरेललोग्राम बनाइए कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD, मान लीजिए ये हमारी समानांतर भुजा ABCD है, ठीक है। अब ये समानांतर भुजा ABCD है तो AB का जो मान है वो हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर 24 सेंटीमीटर है। दूसरा जो हमारा AD का मान है मेरे भाई ये हमारा कितना है, तो 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC, अगर हम AB और DC की बात करें, एक काम करो इस फोटो को हटा के दूसरा वाला स्टाइल वाला पैरेललोग्राम बनाते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए, उससे थोड़ा अच्छा सा रिलेट आप लोग कर पाएंगे, ठीक है, उससे थोड़ा सा अच्छे से आप लोग रिलेट कर पाएंगे। ये लीजिए A, B, C और D। AB का मान हमारा कितना है, तो 24 है। AD का मान हमारा कितना है, तो 16 है। कहा गया है AB और DC के बीच की डिस्टेंस, और जब भी ऐसा शब्द आपको डिस्टेंस शब्द मिले ना तो डिस्टेंस का मतलब होता है वो उस परपेंडिकुलर हाइट की बात की जा रही है, यानी यहाँ पर AB और यहाँ CD के बीच में जो परपेंडिकुलर हाइट है, इस परपेंडिकुलर हाइट की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 10 बोला गया है। और हमसे कहा गया है डिस्टेंस बिटवीन AD एंड BC, ये जो AD और BC होगा मेरे भाई, यानी ये जो AD है और ये जो BC है इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, यानी इनके बीच का डिस्टेंस बताने का मतलब पता है क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस बताने का मतलब है मेरे भाई कि इनके हाइट को बताना, कि यहाँ पर ये जो कोण बनेगा ना 90 डिग्री का वो कितना बनेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं बताएंगे, आप एक बात बताइए, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, ठीक है चलिए पिछला वाला क्वेश्चन हम एक बार और रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप इस वाले सवाल को देखिए, इस वाले सवाल में आपको क्या कहा गया, तो इस वाले सवाल में आपको ये हाइट दिया गया और ये हाइट बोला है। ऐसा क्वेश्चन में बार बार आपके CHSL और अलग अलग परीक्षाओं में आता है। तो हमने आपको कहा कि देखो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर मैं इस बेस के हिसाब से और इस हाइट के हिसाब से चलूँ यहाँ पे, तो मेरा एरिया कितना हो जाएगा, तो 24 × 10 हो जाएगा,
ठीक है। अब मैं पैरेललोग्राम को किसी दूसरे एंगल से देखता हूँ। यहाँ पे इस बेस और इस हाइट को भूल के मैं यहाँ दूसरा तरीका देख रहा हूँ। तो दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दूसरा तरीका आप यहाँ समझिए, जिसमें हम इसको बेस मान के चलेंगे और हम इसे हाइट मान के चलेंगे। ठीक है। तो अगर ये वैल्यू आपकी 16 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। तो उस केस में पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा, तो इसका बेस इंटू इसका हाइट, यानी बोलेंगे सर 16 इंटू एच हो जाएगा। दोनों का जो एरिया है वो मेरे भाई क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि एक ही पैरेललोग्राम है तो एक पैरेललोग्राम के तो अलग अलग एरिया हो नहीं सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल 24 इंटू 10 हो गया, इसका क्षेत्रफल 16 इंटू एच हो गया। आराम से बड़े प्यार से आप यहाँ कैलकुलेट करिए, आपको आंसर मिलेगा। 8 से आप काटेंगे 2 बार में, 8 से आप काटेंगे 3 बार में, 2 से आप काटेंगे 5 बार में, तो हाइट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, हाइट की वैल्यू 15 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो इस वाले क्वेश्चन को हम ऐसे मान के चलते हैं कि आपको समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम दोबारा से समझाते हैं। ठीक, आपके सामने कहा गया कि देखो मेरे भाई एक ऐसा पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इस रेखा को हम बहुत आगे तक लेकर गए हैं और इस रेखा को हम बहुत आगे तक लेकर गए हैं। ये जो आपकी m है ना, ये m आपका मध्य बिंदु है, क्या है, मिड पॉइंट है, यानी इसको बराबर बराबर भागों में बांट देता है। एग्जामिनर ने आपको इसका और आपको मेरे भाई इसका, इन दोनों का रेशियो पूछा है। हमने कहा रेशियो बताना आसान है, कैसे आप समझिए। आपने सिमिलैरिटी पढ़ा है, समरूपता पढ़ा है ना, जब हम आपको ट्रायंगल पढ़ा रहे थे। तो ट्रायंगल में सिमिलैरिटी जब आपने पढ़ा तो आपने एक बात नोटिस किया होगा कि हम सिमिलैरिटी लगाते कैसे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन दो ट्रायंगल पर आते हैं, सिर्फ लाल वाले में, आप देखते चलो यहाँ पर। ठीक है, तो इन दोनों लाल वाले में हम क्या कर सकते हैं, सिमिलैरिटी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, ये वाली रेखा इस वाले रेखा के पैरेलल है, पैरेलल है मेरे भाई। तो अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ऑल्टरनेट से ये भी एंगल हमारा अल्फा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये अगर एंगल बीटा हो जाएगा मेरे भाई, तो ये भी एंगल आपका बीटा हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। और जहां पर आपके दो एंगल बराबर हो जाते हैं, सिमिलर हो जाता है, तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, तो दोनों हमारे सिमिलर हो गए। मान लेते हैं ऐसा कि पैरेललोग्राम की साइड 2 सेंटीमीटर थी, इस पूरे पैरेललोग्राम की साइड कितनी थी, 2 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए ये 2 है तो ऊपर वाला भी हमारा कितना होगा, 2 हो जाएगा। ये m नाम का बंदा मिड पॉइंट है तो ये हमारा 1 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 1। हमें सीखने को क्या मिला, तो हमें यहाँ पर सीखने को ये मिला, बड़े ध्यान से समझिएगा, कि यहीं पर अगर मानो इस कोण को मैं थीटा कह रहा हूँ, तो इसके थीटा के सामने 2 है, तो इसके थीटा के सामने कितना है, 1 है, यानी यहाँ पर इसी का आधा हो जा रहा है। ठीक है, यानी बड़े वाले में हर एक साइड अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो छोटे वाले का हर एक साइड कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। इसके थीटा के सामने 2 था तो इसके थीटा के सामने 1 आ गया। उसी तरीके से इसके बीटा के सामने मेरे भाई 2 है तो इसके बीटा के सामने 1 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से इसके अल्फा के सामने अगर 2 है तो इसके अल्फा के सामने कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये पॉइंट आपने लिख लिया, कहीं पर कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत। ठीक है, अब यहाँ दूसरे बात की बात करते हैं हम यहाँ पर, कि दूसरा वाला पॉइंट हमसे क्या बोला है। ठीक है, तो दूसरा वाला सिमिलैरिटी हम यहाँ पर इन दो त्रिभुजों में लगाने वाले हैं। ये हमारा पहला त्रिभुज है हरा कलर का और ये हमारा दूसरा त्रिभुज है हरा कलर का। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, जिस तरीके से ये दोनों हमारे सिमिलर साबित हुए हैं उसी तरीके से ये भी दोनों सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। एक इनका वर्टिकली अपोजिट एंगल आ जाएगा कि ये अगर हमारा ए है तो ये भी हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर मान लीजिए कि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समानांतर है तो यहाँ जहाँ भी जेड बनता है तो कोण बराबर हो जाता है, यानी अगर ये वाला कोण अगर मान लीजिए बी है तो ये वाला कोण हमारा बी हो जाएगा। तीसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो चूंकि ये अगर हमारा कोण सी मान लेते हैं तो ये भी कोण हमारा सी हो जाएगा बराबर। बस हम कोण बराबर बराबर करके आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये दोनों सिमिलर हैं, समरूप हैं। तो ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, अब उसी बात को समझते हैं आप प्रॉपर तरीके से। आप यहाँ पर देखो, इसकी कोई एक भी साइड, ठीक है, तो बोलोगे सर इसकी एक साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर है और वो कौन है सर, बी के आगे। इसके बी के आगे जो है वो कितना है सर, 2 सेंटीमीटर है। समझ रहे हैं मेरी बात को, इसके बी के आगे जो है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो बोलेंगे नहीं सर, तो इसके अगर b के आगे मेरे भाई 2 सेंटीमीटर है तो इसके b के भी आगे ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, प्रॉपर बताओ। ठीक है, 2 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। एक सेकंड
2 है तो ये आपका हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1। आप ऐसे समझ लो ये वाला कोण जो आपने C बोला था ना, आप ऐसे समझ लो ये वाला कोण, ये थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। जैसे इसके C के सामने अगर 1 है ना, ठीक है, इसके C के सामने 1 है तो मेरे भाई इसके C के सामने कितना है, 2 है। यही बात हम आपको कहना चाह रहे थे कि इसका अगर 1 है तो ये पूरा कितना है, 2 है, यानी इसका दोगुना यहाँ मौजूद है। तो इसका अगर हर एक साइड 1 सेंटीमीटर होगा तो उसका दोगुना यहाँ मौजूद होगा। आप रेशियो पकड़िए ना, आप देखिए इसके सामने अगर मेरे भाई C के सामने 1 है और इसके C के सामने कितना है, 2 है, दिख रहा है ना, इसके C के सामने कितना है, 2 है, इसके C के सामने 1, इसके C के सामने 2, यानी यहाँ पर भुजा अपने आप का दोगुना हो रही है। तो इस ट्रायंगल का कोई भी साइड होगा तो उसका दोगुना यहाँ मौजूद होगा मौजूद। तो आप यहाँ देखिए तो इसके B के सामने कितना है, 2 है, इसके B के सामने अगर 2 है तो 2 का दोगुना यहाँ कितना होगा, 4, यानी यहाँ पर इसके B के सामने जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा, यानी O से लेकर N तक हमारा कितना हो जाएगा, तो O से लेकर N तक 4, O से लेकर N तक कितना है, 4, और O से लेकर B तक मेरे भाई कितना है, 2, तो O से लेकर N तक 4, O से लेकर B तक है 2, तो रेशियो हमारा 2:1 आ जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पर जो है समझ गए होंगे। ठीक है, कुछ भी टफ नहीं था, 2 बार सिमिलैरिटी लगाना था और कोई बात नहीं है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए क्या कहा गया। समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। यदि P और Q क्रमशः ABC और ADC के केंद्रक हैं तो रेखाखंड PQ की लंबाई कितनी होगी। ये भी काफ़ी बार आपके पेपर में पूछा गया सवाल है। ठीक है, एक बार नहीं, कम से कम 4 बार 5 बार ये सवाल आपके परीक्षा में आ चुका है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन में हमेशा ऐसा बोला जाता है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD, ये जैसे मान लीजिए हमारा ABCD हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो विकर्ण है जो BD है, तो क्या बोला गया है, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD की लंबाई 18 सेंटीमीटर। इस पूरी BD की लंबाई कितनी है, तो 18 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ P and Q आर सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, ये जो हमारा ABC हमने बनाया हुआ है, ठीक है, यानी यहाँ पर इसको थोड़ा सा पार्ट अलग करना पड़ेगा। A, B और C का जो सेंट्रॉइड है मेरे भाई वो क्या है, तो P है, ठीक है। और ADC का, यानी ADC का जो सेंट्रॉइड है वो हमारा कितना है, तो Q है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जाता है, PQ का मान बोला जाता है। ऐसे आंसर में आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो PQ पूछा गया है तो BD यानी जो डायगोनल है उसका 1/3 कर दो, 18 का 1/3 6 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो B होगा वो हमारा करेक्ट होगा। लेकिन कैसे हुआ, क्यों हुआ 6, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक तो नहीं हो गया, ये PQ की लंबाई पूछी जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो ये P क्या है, तो इस पूरे त्रिभुज का केंद्रक है। ये जो Q है क्या है, इस पूरे त्रिभुज का केंद्रक है। तो आपको एक बात बताते हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा ना बहुत अच्छे तरीके से कि एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी ये भुजा जो होती है वो आधे और आधे भागों में बट जाती है और ये भुजा आधे और आधे भागों में बंट जाती है। समझ गए। तो हमेशा डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो सबसे पहले ये पूरा का पूरा हम मिलाते हैं। इस पूरे को हम मिलाएंगे तो याद रखिएगा जितनी लंबाई x से लेकर b तक है उतनी ही लंबाई x से लेकर d तक होगा। इस बात को अच्छे से मन में बिठा के चलना है कि सर ये दोनों पार्ट हमारे क्या होंगे, बराबर, क्योंकि एक जो डायगोनल होता है वो 2 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो उसके बाद यहाँ पर जो ये P है ये क्या है, सेंट्रॉइड है। और सेंट्रॉइड की सबसे अच्छी खूबसूरती क्या होती है, तो सेंट्रॉइड की सबसे अच्छी खूबसूरती होती है कि साइड से यहाँ तक 2 पार्ट होते हैं और यहाँ से साइड तक कितना पार्ट होता है, 1 पार्ट। तो वर्टेक्स से लेकर सेंट्रॉइड तक 2 भाग और सेंट्रॉइड से लेकर साइड तक 1 भाग, यानी ये 2:1 में बांटता है। तो वर्टेक्स से लेकर यहाँ तक 2 भाग और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 भाग। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 भाग और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 भाग मेरे भाई। तो इस प्रकार पूरा का पूरा डायगोनल का विभाजन होगा। अगर ये 3 है तो मेरे भाई ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोलोगे सर आपको कैसे पता कि ये जो P वाला पॉइंट है ये इसी डायगोनल पर मिलेगा। हमें पता है ना P क्या है, सेंट्रॉइड है। और सेंट्रॉइड रहता किस पर है, मीडियन पर रहता है। आपका ये भी सवाल होता, हालांकि अभी तक किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा नहीं कि सर ये P नाम का पॉइंट यहीं पर क्यों था, यहाँ पर क्यों नहीं आया।
तो मेरे भाई P जो है वो सेंट्रॉयड है, और सेंट्रॉयड का जो स्थान होता है, जैसे शिव जी का स्थान कहाँ है, कैलाश पर्वत है, उसी तरीके से मेरे भाई जो P है वो कहाँ पर रहेगा, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखो, जो मीडियन बनाएंगे सेंट्रॉयड भी दूसरी पे रहेगा। और मीडियन कैसी लाइन होती है, मीडियन वो लाइन होती है जो बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो एक तरीके से यही हमारा मीडियन है जिसने इनको बराबर बराबर भागों में बांटा है। तो ये मीडियन है तो सेंट्रॉयड भी इसी के ऊपर होगा। उसी तरीके से ये भी मीडियन है तो सेंट्रॉयड भी इसी के ऊपर होगा। ये 2 और 1 भाग में, ये 2 और 1 भाग में, और साथ में मेरे भाई ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो ये भी 3 है तो ये भी 3 है, मतलब रेशियो बट गया है। अब रेशियो बट गया है तो आप मुझे बताइए यहाँ पर क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दी गई है, तो क्वेश्चन में जो है BD की वैल्यू दी गई है। ये B से लेकर D तक दिया गया 18, और ये 18 के कितने टुकड़े होने हैं, 2 1 3 1 4 और 2 6, यानी कितने की वैल्यू है, 6 की। हमें कहाँ से कहाँ तक पता करना है, Q से लेकर P तक पता करना है, यानी 1 + 1 2 की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका B हो जाएगा। तो इसमें एक याद करने वाली बात होती है कभी भी कि ये जो वैल्यू होती है दिस इज इक्वल टू, आप याद कर सकते हैं डायरेक्ट कि QP जो होता है वो होता है 1/3 ऑफ डायगोनल। 1/3 ऑफ डायगोनल का मतलब 1/3 ऑफ BD हो जाता है। समझ गए, तो कितना आंसर आएगा, B। बुझे या नहीं बुझे बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर के जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षाओं में आए हैं और जो पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में क्या कहा गया, द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 12 and 8, 1 डायगोनल दिया गया, दूसरा डायगोनल पूछा है। अब बताइए क्या हमने ये आपको एग्जाम्पल में नहीं करवाया है, बोलिए करवाया है कि नहीं करवाया है, बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि देखो अगर आपका कोई भी पैरेललोग्राम है और मेरे भाई ये उसके दोनों के दोनों क्या हैं, डायगोनल हैं, तो उसमें बड़ा प्यारा सा रिलेशन हम आपको ये बताए थे कि डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 गुना उनके भुजाओं का स्क्वायर, यानी 2 गुना पहले साइड का स्क्वायर और प्लस मेरे भाई दूसरे साइड का स्क्वायर। बहुत अच्छे तरीके से ये बताए हैं कि डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 गुना भुजा 1 का स्क्वायर प्लस भुजा 2 का स्क्वायर। मेरे भाई कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, तो एडजेसेंट साइड की बात की गई है और एक डायगोनल 10 है, तो ये डायगोनल अगर 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दूसरे का आता पता नहीं है तो इसको x स्क्वायर मानेंगे। ठीक है, उसके बाद ये दोनों साइडों की बात करते हैं, तो ये साइड 12 है और ये 8 है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, कुल मिलाकर बात करेंगे तो बोलेंगे 100 + x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा मेरे भाई 208। 208 का 2 गुना 416 के। ठीक है, फाइनली एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 416 में से 100 चला गया 316। ठीक है, अगर हम यहाँ एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो ये जो 316 है ये 4 × 4 से अगर हम बात करें तो 4 × 79 हो जाएगा। तो फाइनली एक्स की वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो दोनों साइड रूट करेंगे, इसका रूट करेंगे तो एक्स आएगा, 4 का रूट करेंगे 2 आ जाएगा, इसका रूट करेंगे 79 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, चाचा विधायक है हमारे, इज द करेक्ट आंसर होगा। मजा आ रहा है, चलो तो सारी प्रॉपर्टी बच्चे पढ़ा रखी है आप लोगों को। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ टीवी में चल रहा है भाई क्लास बढ़िया तरीके से। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 हमसे क्या कहा गया, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 10 and 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली इफ वन साइड इज इतना देन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज। दो तरह के पैरेललोग्राम पर क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन मेरे भाई दोनों भुजा दे देगा, एक डायगोनल दे देगा और दूसरा डायगोनल हमसे पूछेगा, या ऐसा कह सकता है दोनों डायगोनल दे देगा, एक साइड दे देगा दूसरा साइड पूछेगा। तो ये तो काफ़ी समय से ऐसा चलता चला आ रहा है। ठीक है, इसके लिए बच्चे हमेशा फॉर्मूला याद कर लेते हैं, क्वेश्चन बना देते हैं कि चाहे तुम हमको देखो 4 में से कोई भी 3 वैल्यू दे देगा, और 4 वैल्यू क्या है, 2 डायगोनल और 2 साइड। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है 2 डायगोनल एक साइड दे दे, या 2 साइड और एक डायगोनल दे दे और बाकी चीज़ें पूछें। तो वो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप बना पाएंगे,
नहीं तो मेरे भाई दिक्कत होगा। अब उसके बाद एक और हाईलाइटेड क्वेश्चन है जो पिछले कई सालों में अलग अलग परीक्षाओं में आया है, और वो है एरिया निकालने का। अब एरिया निकालने का है तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 जो है वो अपने रोम्बस में पढ़ा था। पैरेललोग्राम में भी जो है एरिया सीधा बेस इंटू हाइट निकल के आ जाता है। लेकिन एग्जामिनर आपको हाइट वाइट नहीं देता है। हर जगह आपको क्या लगता है कि हाइट दे देगा और आप एरिया निकाल लेंगे? नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। मृत्युंजय दास कहते हैं सर लव यू सर, आई एम इन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रिपेयरिंग फॉर बीइंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय लाइक यू। चलिए बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। आप देश की सेवा करते हुए जो है इतना समय आप निकाल पा रहे हैं अपने तैयारी को लेकर कि आप और आगे जो है देश की सेवा भी कर सकें और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकें। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से अपनी तैयारी को लेकर। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं, ठीक है, जो जीवन में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करने के बाद भी और मेहनत की चेष्टा रखते हैं और मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सलाम है आपके जज्बे को, बहुत शानदार, ठीक है। तो क्या कहा गया है? डायगोनल है पैरेललोग्राम के, दोनों दे दिया और एक साइड दे दिया, एरिया बोला। फेमस क्वेश्चन, कई बार पूछेगा, आपको तरीका बताना है, समझे। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, इसके दोनों विकर्णों की लंबाई 10 और 24 है। तो अगर हम बात करते हैं, ये हमारा 10 हो जाएगा और ये हमारा 24 हो जाएगा। एक साइड की बात कर रहे हैं, 13 हो जाएगा। अब आप देखना बच्चे यहाँ पर, ठीक है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 10 एंड 12। तो एक साइड दे दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पर अगर ये डायगोनल का एक साइड, जैसे मानो ये है कि आपको हम पहला डायगोनल दे देते हैं, आपको हम दूसरा डायगोनल दे देते हैं और उसके बाद हम आपको एक साइड दे देते हैं, बताइए क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसको समझने के पहले एक और एग्जाम्पल आपको समझना पड़ेगा, और वो क्या समझना पड़ेगा वो समझिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि आज आपको मैं एक पैरेललोग्राम दे रहा हूँ, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये साइड की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, ये साइड की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, ये जो डायगोनल है आपका ना, ये डायगोनल की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरे डायगोनल का पता नहीं है, आप एरिया बताइए। तो आप बोलेंगे सर देखो एरिया बताना है तो कौन सी बड़ी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से एरिया बता देंगे। हमने कहा कैसे? आप बोलोगे सर आपने एक बात सिखाई थी कि एक जो डायगोनल होता है ना, ये जो डायगोनल होता है ये दो बराबर एरिया में बांट देता है, ये दो बराबर एरिया में बांट देता है, ठीक है। दूसरे वाले का हमें कुछ भी अता पता नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम क्या करते हैं, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं सर, ठीक है, क्योंकि इसके तीनों साइडों का वैल्यू पता है, इसका एरिया निकाल लेंगे और इसी का दोगुना कर देंगे तो सर पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। मैंने कहा क्या दिमाग है आपके पास, बताइए। तो ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हो जाएगा, अगर हम इसका नामकरण करें तो ये ABCD है जैसे मान लो, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AB और C, ठीक है। तो बात करते हैं तो अब ये ABC का जो हमें एरिया निकालना है वो एरिया कैसे निकलेगा? इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि एरिया निकलेगा कैसे। तो आप एक बात बताओ, क्या ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? नहीं। क्या आपको कोई और ट्रायंगल दिख रहा है? नहीं। जब नहीं दिख रहा तो उस केस में आप क्या बोलेंगे? तो उस केस में बोलेंगे सर हेरोंस फॉर्मूला के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हेरोंस फार्मूला के माध्यम से क्या करेंगे, कैलकुलेट। तो हेरोंस फार्मूला में सबसे पहले क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। 10 देखो 13 और 12, एक काम करो कोई ऐसी वैल्यू लो जिससे दशमलव का खतरा ना बने। आप इसको एक काम करो, 10 के जगह पे जो है ना 9 ले लो ताकि दशमलव का ज़्यादा लोचा नहीं रहेगा। 13 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, 22, ठीक है। या 13 12 25, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34। तो यहाँ पर 34, तो सेमी पेरीमीटर 34 का आधा यानी कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया फाइनली कितना आएगा, तो एरिया आ जाएगा रूट अंडर S इंटू S माइनस A। 17 में से 9 गया तो हो जाएगा हमारा 8, 17 में से आपका 13 गया तो हो जाएगा कितना, 4, और 17 में से मेरे भाई 12 गया तो हो जाएगा कितना, 5, ठीक है। अब यहाँ से आप वैल्यू देख लीजिए, इसके अंदर का 4 और इसके अंदर का 4 दोनों बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ का 2 बचेगा, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 17 170 हो जाएगा, यानी 4 रूट 170 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ट्रायंगल ABC का एरिया निकल कर आ जाएगा कि ट्रायंगल ABC का एरिया कितना आ गया, 4 रूट 170। अगर मेरे भाई ये 4 रूट 170 आ गया तो ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 रूट 170, यानी बोलोगे सर 8 रूट 170 इज द करेक्ट आंसर। तो कभी भी अगर किसी भी पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप उसके अंदर बने किसी एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालिए और उसका दोगुना कर दीजिए तो पूरे का एरिया आ जाएगा, ठीक है।
कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? तो बोलेंगे नहीं सर। आ जाइए, सेम तरीके से मेरे भाई यहाँ पर था। अब यहाँ पर था तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए कम से कम हमें क्या पता होना चाहिए? दोनों साइड पता होना चाहिए। अगर ये दोनों साइड और कोई एक डायगोनल हमें नहीं पता हुआ ना तो दिक्कत बढ़ जाएगी मेरे भाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड पता करना पड़ेगा। अब जब दोनों साइड हमें पता होगा तभी आएगा सवाल। इस सवाल में अगर आप देखोगे तो आपको दोनों डायगोनल दे दिया गया और एक साइड दे दिया गया है और तब एरिया पूछा। हमने कहा भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको दोनों साइड चाहिए, हमको दोनों साइड मिलेगा तभी हम एरिया निकाल पाएंगे। तो दोनों साइड निकालने का एक कुछ तो तरीका होगा। तो बोलोगे हाँ सर, डायगोनल और साइड वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, दोनों डायगोनल पता ही है, एक साइड पता ही है, दूसरा वाला साइड निकल के आ जाएगा। मैंने कहा कौन सा फॉर्मूला? तो बोले सर अभी जो पीछे बनाए थे कि डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर बराबर दोगुना हो जाएगा पहले वाले साइड का स्क्वायर प्लस यहाँ पर दूसरे वाले साइड के स्क्वायर के। मैंने कहा ठीक है, पहला डायगोनल हमारा कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 100। दूसरा वाला डायगोनल कितना है? 24, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। पहला वाला हमारा साइड कितना है? 13, 13 का स्क्वायर 169। दूसरा वाला साइड कितना है? x, तो हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 676 बराबर होगा 2 इंटू 169 और प्लस हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, 2 से अगर हम काटेंगे तो 3, 3, 8 बराबर हो जाएगा किसके? 169 प्लस x के स्क्वायर के। फर्दर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो 18 में से 9 गया तो 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 से 6 गया तो 6 आ जाएगा, 2 में से गया तो 1 आ जाएगा, यानी आपका 169। तो x की वैल्यू फाइनली कितनी आएगी? अगर हम दोनों साइड रूट करते हैं तो x की वैल्यू हमारी 13 आ जाएगी। x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी, यानी दूसरे वाले साइड की वैल्यू आ गई। अब दूसरे वाले साइड की वैल्यू आ गई तो आप होशियार हैं, आराम से कहेंगे सर ये हमारा क्या है? पैरेललोग्राम है। एक साइड की वैल्यू 13 है, दूसरे साइड की वैल्यू कितनी है सर? तो दूसरे साइड की वैल्यू हमारी 13 है। लो, ये पैरेललोग्राम कम, रोम्बस ज़्यादा बन गया। और रोम्बस का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू d1 d2। ठीक है, दूसरा साइड भी हमारा 13 आ गया। अरे यार, दूसरा साइड 13 आ गया तो रोम्बस हो गया ना फिर। तो फिर रोम्बस का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लो। अब क्यों ऐसा करोगे कि एक ट्रायंगल का एरिया निकालोगे बैठ के? ये सब फर्जी काम मत करो, फिर छोड़ दो। बढ़िया तरीके से बताऊं मैं क्या करो? आप यहाँ पर ऐसे समझ लो कि ये आपका रोम्बस बन चुका है। अब अगर ये पैरेललोग्राम एक ऐसा है जिसके यहाँ पर ये भी साइड 13 है और ये भी साइड 13 है, देन इट इज़ अ रोम्बस। और फिर यहाँ पर जो एरिया निकलता है वो निकल जाता है हाफ इंटू, पहला वाला डायगोनल हमारा कितना है? 10 है। दूसरा वाला डायगोनल हमारा कितना है? 24 है। 2 से यहाँ काटेंगे कितनी बार में? या 2 से काटेंगे इसको 12 बार में, 12 दही के 120 करेक्ट आंसर आएगा। अगर यहाँ रोम्बस नहीं बनता ना तो फिर वहीं काम करते हैं हम प्रॉपर तरीके से, हम बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पर पूरा का पूरा कैलकुलेट मारते हैं। ठीक है, क्या एक ट्रायंगल का एरिया फिर उसका दोगुना करते हैं। रोम्बस पता करने का एक और तरीका भी है यहाँ पे। वो ये तरीका है कि जैसे मान लीजिए कि आपने ये पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, आपके जो डायगोनल दिए थे वो 10 और 24 दिए गए थे। तो 10 और 24 दिए गए थे तो आप इसको ऐसे कह लेते कि सर 10 है इसका मतलब ये 5 है और ये 5 है, 24 है इसका मतलब ये 12 है, 12 है। ठीक है, और उसके बाद आपसे एक साइड भी 13 दिया गया था तो आप बोलते सर अगर ये 5 है, ये 12 है तो 13 है, और एक साइड भी हमारा 13 था, यानी ये पक्का क्या हो गया सर? रोम्बस घोषित हो गया है। वहां से भी आप पता कर लेते कि डायगोनल 10 था यानी 5, 5, 24 था यानी 12, 12। ठीक है, डायगोनल 90 पर काटते हैं रोम्बस में, लेकिन वो 90 आपको नहीं पता है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी 90 नहीं पता है, बिल्कुल भी अंदाज नहीं है। आप तो बस इतना मान के यहाँ चल रहे हैं, बस आप इतना ही मान रहे हैं यहाँ पे कि ये 5 है और ये 12 है, और साइड हमारा कितना है? 13 है। और 5, 12 और 13 सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, यानी ये राइट एंगल बनेगा, और राइट एंगल बनेगा यानी ये रोम्बस है, और रोम्बस है तो क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू d1 इंटू d2, वो लगा के आंसर निकाल देंगे। वैसे भी कर सकते थे, या तो साइड निकाल के पता कर लो कि रोम्बस है, या फिर यहीं पर देख लो ट्रिपलेट बनाकर रोम्बस है, फिर उस केस में मेरे भाई जो है बढ़िया तरीके से आंसर बता सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम है, E और F जो है वो उसके 2 पॉइंट है, सिचुएटेड किस पे हैं? DC पे और AD पे रेस्पेक्टिवली। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। हमने कहा ठीक है हम इसे बताएंगे। सबसे पहली बात यहाँ समझिएगा, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है। तो आपने कहा ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, तो ये हमारा ABC और D। प्यारा क्वेश्चन है, छोटू क्वेश्चन है। तो ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है यदि E और F दो बिंदु क्रमशः DC। ठीक है, जैसे मानो यहाँ पर E इस पॉइंट पर हो गया,
ठीक है, ई कौन से पॉइंट पे, डीसी पे, और एफ कौन से पॉइंट पे, ईडी पे। यानी ई और एफ इन दो पॉइंट्स पर हो चुके हैं। ठीक, और उसके बाद हमसे इन्हीं से बना हुआ दो ट्रायंगल का क्षेत्रफल पूछा है। कैसे पूछा है देखो, तो हमसे कहा है ए ई बी और बी एफ सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ई बी हो जाएगा और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर बी एफ सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये हमसे बोला गया है ए ई बी बी एफ सी, ये बी एफ सी हमसे ये दो पूछा गया है कि ए ई बी हो जाएगा, उसके बाद हमारा बी एफ सी हो जाएगा। ये दो ट्रायंगल का हमसे एरिया पूछा गया है कि इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, ये दो ट्रायंगल का हमसे एरिया पूछा गया है कि इसका एरिया कितना होगा। हमने कहा सर हम बताते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल में, क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो क्या है। ठीक, तो आप ज़रा गौर से देखो, छोटी छोटी बातें होती हैं, ज़्यादा बड़ी बातें हैं नहीं। आपको एक बात पता है अच्छे से कि देखो ये हमारा एक पूरा का पूरा समानांतर चतुर्भुज है और ये मेरे भाई समानांतर चतुर्भुज है। तो आप मुझे यहाँ बताइए कि ये समानांतर चतुर्भुज में, ये जो पूरा का पूरा समानांतर चतुर्भुज में ये जो ट्रायंगल हमने ए बी बनाया है, इसका एरिया कितना होता है बताओ। तो बोलोगे सर यहाँ पर इसका एरिया जो होता है वो हो जाता है हाफ ऑफ किसका, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम के। ठीक है, हो जाएगा ना कि पूरे पैरेललोग्राम का आधा एरिया इस ट्रायंगल के पास होगा। अब थोड़ा अपना नज़रिया बदल दो सवाल को देखने का। आप एक पल के लिए दो साइडों को जो है यहाँ से उड़ा दो। ठीक है, इनको उड़ा दो यहाँ से, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ऐसे समझ लीजिए। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर जो बी एफ और सी है, ये भी बी एफ सी तो पैरेललोग्राम के अंदर ही है, ये भी दोनों पैरेलल साइड के बीच में ही है। तो इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो क्या होगा, तो पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। तो बोलोगे हाँ सर, यानी यहां पर बोलेंगे तो ए बी जो होगा पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। ठीक है, और ये बी एफ सी भी जो होगा ये भी पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का क्या हो जाएगा, तो ये भी पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का आधा। ये पूरा खत्म हो जाएगा, यानी एरिया का रेशियो 1:1, यानी दोनों का एरिया बराबर है। और अगर दोनों का एरिया बराबर है दोस्त यहाँ पे, तो उस केस में आप आंसर क्या देंगे, उस केस में आपका आंसर होगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, कि सर दोनों का क्षेत्रफल क्या है, तो बराबर है। समझ गए, तो आसान सा क्वेश्चन है यार। देखो इस ट्रायंगल का भी जो एरिया पूरे यहाँ पर पैरेललोग्राम का आधा, दूसरे वाले ट्रायंगल का भी एरिया पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का आधा। तो अगर दोनों का जो एरिया है वो पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का आधा है, यानी मेरे भाई दोनों आपस में क्या हो गए, दोनों आपस में बराबर हो गए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पर मिलते हैं। 31 पर आते हैं, क्या कहा गया। ये भी अच्छा सवाल है, छोटू सवाल है, कर लेते हैं पैरेललोग्राम के ऊपर ही। सवाल में कहा गया ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण ए सी और बी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, पहली बात तो पैरेललोग्राम बनाएंगे। बन गया पैरेललोग्राम, बोलेंगे हाँ गुरुदेव बन गया। नाम क्या है उसका, तो ए बी सी डी है, यानी ये हमारा ए बी सी डी नाम का एक यहाँ पर क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये हमारा डायगोनल ए सी है और ये डायगोनल हमारा बी डी है, और दोनों कहाँ पर काटते हैं, तो ओ पर काटते हैं। ठीक है, और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को आधे आधे में बांटते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इफ ई एफ जी एन एच आर द मिड पॉइंट ऑफ ए ओ डी ओ सी ओ एंड बी ओ। ए ओ का जो मिड पॉइंट है वो कौन है, तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर ए ओ का मिड पॉइंट हमारा ई है, इस लाइन का एक मध्य बिंदु दिया गया है ई, फिर उसके बाद यहाँ पर डी ओ। ठीक है, ए ओ डी ओ, और डी ओ का मेरे भाई मिड पॉइंट कौन है, तो डी ओ का जो मिड पॉइंट है वो हमारा एफ है। उसके बाद डी ओ के बाद अगला है सी ओ। सी ओ का मिड पॉइंट हमारा कौन है, तो सी ओ का मिड पॉइंट हमारा जी है। ठीक है, और उसके बाद बी ओ का मिड पॉइंट हमारा कौन है, तो बी ओ का मिड पॉइंट हमारा एच है। इस रेखा का मध्य बिंदु, 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 ये हमारा पूरा का पूरा जो है प्रॉपर तरीके से दिया गया है। अब इनको ज्वाइन कर देना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन उसी आधार पर है। देन द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच, यानी ये जो ई एफ जी एच नाम का जो क्वाड्रिलेटरल आपका बना है और साथ में ए बी सी डी का जो बना है, मेरे भाई हमसे पूछा गया है उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। हमने कहा बिल्कुल बताएंगे मेरे भाई, आप इस बात को समझिए। तो सिर्फ आप इस वाले ट्रायंगल पर आइए जरा। अब आप इस वाले ट्रायंगल पर अगर आएंगे
तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर देखो दिस लाइन इज द मिड पॉइंट एंड दिस इज ऑल्सो द मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, तो सिमिलैरिटी लग जाएगी। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो ये वाला पार्ट कितना है, इसका पार्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे कह लीजिए सर ये साइड 1 और ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 2 रेशियो में हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल में हमने पढ़ाया हुआ है कि अगर दोनों मिड पॉइंट को जोड़ते हैं तो साइड का अनुपात 1 अनुपात कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो ये भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 1 अनुपात 2। उसी तरीके से 1 अनुपात 2, उसी तरीके से 1 अनुपात 2, उसी तरीके से 1 अनुपात 2, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे, जैसे मान लो आप बोलोगे सर 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2, तो मेरे भाई इसका पूरा साइड या इसका पूरा पेरीमीटर कितना, तो 4 हो जाएगा। किसका, तो देखो यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, EFGH और नीचे कितना है हमारा ABCD है। तो बोलोगे सर EFGH का पेरीमीटर कितना हो गया, 4, और इसका कितना हो गया सर 8। तो यानी कितना हो जाएगा पेरीमीटर का रेशियो, 1:2। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। पैरेललोग्राम में पेरीमीटर का रेशियो पूछा है नालायको, एरिया का रेशियो थोड़ी पूछा है कि 1:4 बता रहे हो, नाक कटवा के रखोगे हमारा। एरिया का रेशियो पूछा है, जो खुश होकर एरिया बता दिए हो, हैं? पेरीमीटर पूछ रहा है, ये भी तो देख लो सवाल में, ए दिए जा रहे हैं आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AB को E तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि BE जो है वो AB हो जाती है, DE BC को Q पर प्रतिच्छेदित करती है, बिंदु Q BC को किस अनुपात में विभाजित करेगा। ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एक समानांतर चतुर्भुज बनाना है, तो ऐसे करके एक समानांतर चतुर्भुज आप क्या कर लो, बना लो। बना लिया यहाँ पे, ठीक है। देखो कि एक हमारा समानांतर चतुर्भुज है ABC और D करके। बोला गया है कि एक समानांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AB को इस तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, AB को यहाँ पर जो है E तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है। एक समानांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा, एक समानांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AB को E तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, E तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि BE का जो मान है वो AB के बराबर होगा। ये जो हमारा B से लेकर E तक की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी A से लेकर B तक में, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये दोनों वैल्यू हमारी क्या है, तो दोनों के दोनों हमारे बराबर हैं, ठीक है। साफ तौर पे बोला गया B बराबर AB, B बराबर AB है। उसके बाद DE BC को Q पर प्रतिच्छेदित करता है, यानी ये जो D है ना, ये लाइन जो है ये BC को कहाँ पर प्रतिच्छेदित करेगा, तो Q नाम के बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। बिंदु Q जो है BC को किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये जो Q है ना ये BC को किस अनुपात में विभाजित करेगा। इतना आसान क्वेश्चन बताइए, अभी ना सिखाए थे। बताइए जरा। मान लीजिए आप यहाँ पर कि ये साइड आपका 1 है, तो ये भी साइड कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अब जरा आप इन दोनों ट्रायंगल में आ जाइए ढंग से, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से बैठिए हिसाब किताब पे। तो ये जब आप हिसाब किताब लगाएंगे तो आप इस हिसाब किताब में जरा गौर से देखेंगे तो ये रेखा इसके समानांतर है। अब समानांतर है मेरे भाई, तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल हमारा इसके बराबर होगा, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये पैरेललोग्राम की साइड अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये भी साइड कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, क्योंकि ये देखो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, और सवाल में दिया गया इसके बराबर हमारा ये है। तो अब जरा इन दोनों ट्रायंगल में आ जाएं, तो इन दोनों ट्रायंगल में आ जाए तो ये दोनों के दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो अगर साइड का रेशियो 1:1 है तो ये भी 1 और 1 के रेशियो में रहेगा, और ये भी 1 और 1 के रेशियो में रहेगा, यानी Q इसको किस रेशियो में बांटेगा, तो 1:1 में। ऑप्शन नंबर जो B है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। रजत कह रहे हैं सर आपका मैथ्स का न्यू बैच आएगा क्या, मेरे दोस्त पूछ रहे थे। हाँ रजत आएगा, अभी थोड़ा सा समय है, अभी मुझे लग रहा है कम से कम 1 महीने का समय है, उसके बाद ही ला पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं है नया बैच लाने का। बैच लाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है दोस्त, जो बैच चल रहे हैं उसको कंप्लीट करना पहले इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए पहले जो हम आप लोगों को पहले करा रहे हैं उसे तो कंप्लीट करें, पहले उसे तो देखें, फिर उसके बाद नया बैच लेकर आते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि देखिए आपके पास एक समानांतर चतुर्भुज है, ABCD समानांतर चतुर्भुज है, ये हमारा क्या है, तो दिस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है।
साफ तौर पर बोला गया है ABCD जो है वो एक आपके पास समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ABCD समानांतर चतुर्भुज है। P और Q क्रमशः भुजाएं BC और CD के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, BC का मध्य बिंदु कौन है? तो P है। और यहाँ पर जो CD है उसका मध्य बिंदु कौन है? तो Q है। तो P और Q क्रमशः BC और CD के हमारे क्या हैं? तो मध्य बिंदु हैं। यदि ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल 12 है, किसका क्षेत्रफल 12 है? ये हमारा जो ABC है ना, यहाँ पर बहुत प्यारा क्वेश्चन, मजा आ गया भाई। यही क्वेश्चन की मुझे तलाश थी कि ABC का क्षेत्रफल 12 दिया गया है, तो हमसे APQ का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। ठीक है, किसका पूछा है? APQ का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, ये वाला क्षेत्रफल हमसे पूछा है मेरे भाई। बहुत अच्छा, बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे अब ये देखो, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? A, P और Q ट्रायंगल में, सॉरी पैरेललोग्राम में हम आपको एग्जाम्पल के दौरान एक बात बताए थे, और एग्जाम्पल के दौरान जब हम एक बात बताए थे तो उस समय आपको एक बात बोले थे कि आगे चल के हम एक बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। यह एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आएगा जिसमें 2017 में, इसमें 2016 में, इसमें और भी परीक्षाओं में क्वेश्चन मेरे भाई आया। ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या था? तो वो क्वेश्चन आपको ऐसे बोला गया कि देखो भाई, तुम्हारे पास एक ऐसा पैरेललोग्राम है। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसका एक मिड पॉइंट है जिसको P बोल दीजिए, और इसका एक मिड पॉइंट है जिसको Q बोल दीजिए, और ये पूरा पैरेललोग्राम हमारा ABCD है। ठीक है, तुम्हें बस यहाँ बताना है एरिया का रेशियो कैसे कैसे बटेगा, किस प्रकार में क्षेत्रफल पूरा बटने वाला है। आप एक बात अगर याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट 3 यूनिट होता है, ये पार्ट 2 यूनिट होता है, ये पार्ट 2 यूनिट होता है, और ये पार्ट 1 यूनिट होता है। यानी पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 8 होता है। उस 8 में यहाँ पर 1, 2, 3 इस पार्ट में बटे होते हैं कि बीच वाला पार्ट 3 यूनिट, ये दोनों पार्ट 2-2 यूनिट, और ये पार्ट हमारा 1 यूनिट होता है। तो बोलोगे सर कैसे हो गया ये? सर मतलब ये रट लेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझा देते तो और अच्छा होता। ठीक है, अब समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले ये बताओ, समझ पाओगे? अगर समझ पाओगे तो समझा देंगे। समझने की बात ज़्यादा है नहीं, आप यहाँ पर पॉइंट में फोकस करिए, आप समझ जाएंगे। दुनिया की कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर आप सीखना चाहें, अगर आपके अंदर चेष्टा है किसी बात को लेकर सीखने की, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक, देखिए हम आपको बताते हैं, थोड़ा कोशिश करिएगा बस हमारे साथ कोऑर्डिनेट करने की। मान लीजिए ये आपका पैरेललोग्राम है, और इस पैरेललोग्राम के एरिया को हम कितना मान लेते हैं? 8 मान लेते हैं। ये आपका यहाँ का मिड पॉइंट है, मान लीजिए P, और ये इसका मिड पॉइंट है Q। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि पूरे पैरेललोग्राम का एरिया अगर 8 है, तो मान लो कि यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, समझना मेरी बात को। ठीक है, और यहाँ पर इसको भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया अगर मान लो कि 8 है, पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना मान लेते हैं कि 8 है मानो, तो 8 है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर कि एक जो डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल बराबर बराबर भागों में बांटेगा। कितने में बांटेगा? तो बोलोगे 4 में और 4 में, यानी इस पार्ट का एरिया 4 यूनिट, और इस पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा? 4 यूनिट हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है? Q नाम का एक मिड पॉइंट है। अब जब यहाँ से इस मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो ये जो मिड पॉइंट है इस एरिया को आधे आधे में बांटेगा, यानी ये पूरा 4 था तो ये कितने में बटेगा? 2 में, और कितने में बटेगा? 2 में बटेगा, बट जाएगा भाई। उसी तरीके से मेरे दोस्त यहाँ पर ये जो P है ये भी मिड पॉइंट है, तो ये पूरा एरिया 4 है, तो ये आपका 2 में बढ़ जाएगा, और ये आपका 2 में बढ़ जाएगा। बट गया ना? अब बस देखो, ठीक है, यानी ये वाला पार्ट 2 आ गया, ये वाला पार्ट 2 आ गया। अब बस अभी कुछ देर के लिए है ना, ये बीच वाला पार्ट को गायब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जब होगी तो बता देंगे, अभी तो फिलहाल आवश्यकता नहीं है। अब एक और चीज़ देखो यहाँ पे, तो आप बोलोगे क्या? आप यहाँ पर इसको यहाँ ज्वाइन करो तरीके से। ठीक है, अभी कुछ पल के लिए इसको यहाँ पर क्या करो? ज्वाइन करो। याद रखना पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना है? 8 यूनिट है। ठीक है, और यहाँ पर इसको भी तरीके से ज्वाइन करो। जो बोलूँगा बस वो करना। अब एक पल के लिए इस लाइन को भूल जाओ कि ये दोनों लाइन क्या थे, बाकी चीज़ें बाद में है। पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना है? 8 यूनिट है। और पूरे पैरेललोग्राम का एरिया अगर 8 यूनिट है तो इधर 4 होगा, तो उधर कितना होगा? 4। दिख रहा है ना, ये इधर 4 है तो इधर कितना होगा? 4। उस 4 में आपको अच्छे से पता है कि जब हमने आपको ट्रायंगल पढ़ाया हुआ है तो ट्रायंगल में अगर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन मिड पॉइंट होता है तो एरिया का रेशियो 1:3 होता है। छोटे वाले का 1, पूरे वाले का 4, यानी ये दोनों पार्ट के 1 और 3। तो उसी तरीके से जब हमने आपको पढ़ाया तो ये हमने क्या कहा आपको कि ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बताए थे आपको।
या नहीं बताए थे बोलिए। तो बोले हाँ सर बताए थे। तो बस मेरे भाई इन्हीं दोनों को कंबाइन करना है आपको, और ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, जब आप यहाँ बोलेंगे कि सर ये वाला पार्ट आपका 1 हो जाएगा और ये वाला पार्ट 3 हो जाएगा, अब इस पार्ट से आपको मतलब नहीं है, आप यहाँ पर इसको जोड़िए ज़रा। अब जब आप इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये जब आप इसको जोड़ेंगे, इस लाइन को हटा दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं है, सिर्फ आपको उसकी आवश्यकता थी। ये पार्ट आपका 2 आ गया, ये पार्ट आपका 2 आ गया, ये पार्ट आपका 1 आ गया, यानी जो बच गया वो कितना हो गया? तो जो बच गया मेरे भाई वो 3 हो गया। ठीक है, जो बच गया वो कितना हो गया? 3 हो गया। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में आपके। तो 2 2 4 3 7 और 1 8। तो यानी हमेशा इसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर क्वेश्चन में आपका आ जाए तो आप यहाँ पर ये पूछा जाता है आपके पेपर में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू पी, ए क्यू पी, यानी ये ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल है वो बराबर हो जाएगा किसके? बराबर हो जाएगा 3/8 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पूरे पैरेललोग्राम का एरिया अगर 8 यूनिट है तो उसमें 3 एरिया कितना है? तो मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, पैरेललोग्राम हम लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर, या ऐसे भी कह सकते हो क्वाड्रिलेटरल ABCD, कि इसका पूरे का 3/8 से गुना कर दो तो ये मेरे भाई निकल जाएगा। तो उसी तरीके से हमसे ये क्वेश्चन में बोला गया, और हमसे मेरे भाई क्वेश्चन में ये कहा गया कि ABC का एरिया 12 है, तो A B और C का एरिया 12 है, तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर आधे पार्ट का 12 है तो पूरे पार्ट का एरिया हमारा 24 हो जाएगा, क्योंकि A B और C यानी ये आधा पार्ट है, आधा पार्ट का 12 तो बाकी आधा पार्ट का भी 12, यानी पूरा पैरेललोग्राम का एरिया हो गया 24। हमें किसका चाहिए? ट्रायंगल A का, P का और Q का। तो APQ का एरिया कितना हो जाएगा? 3/8 इंटू मेरे भाई 24, यानी 8 से 3 बार में काटे तो कितना हो जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। तो ये आपको याद करके रखना है, इट इज इक्वल टू 3/8 द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, समझ गए भाई? कोई परेशानी की बात है? चलिए, तो आज पैरेललोग्राम में मुझे लगता है इतना काफ़ी है। कल पैरेललोग्राम आपका पूरा बढ़िया तरीके से ख़त्म हो जाएगा। पैरेललोग्राम के स्टार्ट होते ही आपका जो है वो पॉलीगन हो जाएगा। ठीक है, पॉलीगन 2 क्लासेस में ख़त्म, और पॉलीगन के बाद फिर हम आगे देखते हैं कि आगे हम नेक्स्ट टॉपिक सर्कल स्टार्ट करेंगे। टैग क्यों नहीं लगा है सर? मेरे भाई देखो, इस क्वेश्चन में टैग क्यों नहीं लगा वो तो मैं कंटेंट टीम से पूछ लूँगा, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, इस बात से आप निश्चिंत रहें। ठीक है, चलिए खुश रहिए। मज़ा आ गया ना? बहुत शानदार। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ऐसे ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई